कौन से टाइप के इनहेलर्स यूज़ किए जाते हैं, आज इसको डिस्कस करेंगे। एस्थमा और ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में अलग अलग तरह के इनहेलर्स का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि इनहेलर्स होते कितने तरीके के हैं और किस तरह के पेशेंट में कौन से टाइप का इनहेलर यूज़ किया जाता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि कौन कौन से तरीके के इनहेलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और उनका क्या यूज़ होता है, आज इसको समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे कॉमनली यूज्ड इनहेलर है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यानी SABA SABA। ये बेसिकली अस्थमा और वीजिंग के अटैक्स में यूज़ किया जाता है। ये आपकी श्वास की नलियों को जो मसल्स है उनको रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से जो नलियाँ सिकुड़ गई हैं वो रिलैक्स करती हैं, ब्रीथ करने के लिए, एयर के निकलने के लिए स्पेस बनता है। और ज़्यादातर अस्थमा के अटैक्स में सबसे कॉमनली ये यूज़ करता है, सबसे फास्ट एक्ट करने वाला इनहेलर होता है। ज़्यादातर इसमें सैल्ब्यूटामॉल, एल्ब्यूटेरॉल इस तरह के मेडिसिन को ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अस्थमा के अटैक्स में ये काफ़ी उपयोगी होता है। इसी तरह का दूसरा मेडिसिन होता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यानी LABA लाबास। ये बेसिकली अस्थमा के सिम्टम्स को लंबे समय तक कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। शॉर्ट एक्टिंग एगोनिस्ट का इफेक्ट 3 से 4 घंटे तक रहता है, इसका इफेक्ट 8 से 12 घंटे तक रहता है। ये ज़्यादातर जो स्टेरॉइड्स वगैरह यूज़ करते हैं अस्थमा के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, उसी तरह से इनको यूज़ किया जाता है, उनके साथ में कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। ये लंबे समय तक नलियों को, मसल को रिलैक्स करके रखते हैं ताकि अस्थमा के अटैक्स ना आए। इमरजेंसी में ये उतने ज़्यादा उपयोगी नहीं होते, ये खाली स्टेबल मैनेजमेंट में या लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा में पूरे सीजन लेने के लिए दिन भर में 1 से 2 बार प्रयोग किया जाता है, जबकि शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट को दिन भर में 4 से 6 बार यूज़ किया जाता है। और अस्थमा के अटैक्स में शॉर्ट एक्टिंग एगोनिस्ट का ज़्यादा रोल है, लॉन्ग एक्टिंग वाला उतना जल्दी असर नहीं करेगा, लंबे समय तक इसका इफेक्ट रहेगा। इसमें फॉर्मोट्रॉल और सैल्मेट्रॉल ये ज़्यादातर केमिकल्स आते हैं। इसी तरह से इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसके भी इनहेलर्स आते हैं, ये भी लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। ये नलियों के सूजन को कम करते हैं, नलियों में जो सूजन या इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से नलियाँ सिकुड़ती है और अस्थमा का रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से सांस लेना आसान हो जाता है। ये भी ज़्यादातर लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के साथ कॉम्बिनेशंस में आता है, हालांकि इसके आइसोलेटेड इनहेलर्स भी आते हैं पर ज़्यादातर कॉम्बिनेशंस में ही आता है। इसमें ब्यूटिसिनाइड, फ्लूटिकासोन, बेक्लोमिथाजोन ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसी के अलावा आते हैं कॉम्बिनेशन इनहेलर्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते हैं। किसी में शॉर्ट एक्टिंग एगोनिस्ट को इप्राटोपियम ब्रोमाइड के साथ या एंटीकोलिनर्जिक के साथ यूज़ करते हैं, कभी लॉन्ग एक्टिंग इनहेलर्स को लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड्स के साथ यूज़ करते हैं। तो इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस अवेलेबल होते हैं अलग अलग तरह के, ताकि पेशेंट को स्टेरॉइड का इफेक्ट भी मिल सके और लॉन्ग एक्टिंग एगोनिस्ट का इफेक्ट भी मिल सके। सबसे कॉमनली लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यानी लाबास का स्टेरॉइड्स के साथ कॉम्बाइन किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर लॉन्ग ड्यूरेशन ऐड करते हैं। एक नलियों को सिकुड़ने से रोकता है, एक नलियों के सूजन को कम करता है। तो ये अस्थमा के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए लंबे समय तक दिया जाता है, दिन में 1 से 2 बार दिया जाता है। ज़्यादातर लोगों को इन दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन लगता है, इसलिए इनको पहले से मिला के लोगों को दिया जाता है। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन में फ्लूटिकासोन को सैल्मेट्रॉल के साथ, ब्यूटिसिनाइड को फॉर्मोट्रॉल के साथ या मोमेटाजोन को फॉर्मोट्रॉल के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल होते हैं। ये अलग अलग कंपनियों के ब्रांड नेम्स के साथ बेचे जाते हैं। तो ये ज़्यादातर अस्थमा के पेशेंट्स पूरे सीजन में यूज़ करते हैं, सीवियर अस्थमा के पेशेंट्स। अगला जो स्टेरॉइड्स के अलावा आता है वो है एंटीकोलिनर्जिक्स। ये भी एसिटाइलकोलिन करके केमिकल होता है, जो नलियों को रिएक्शन की वजह से एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो नलियों को सिकुड़ने पे मजबूर करता है, एयर वे की मसल्स इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड करके एंटीकोलिनर्जिक आता है, जो कि ज़्यादातर सडन अस्थमा के अटैक्स में और लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर उम्रदराज पेशेंट या ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में एसिटाइलकोलिन का रोल ज़्यादा होता है। बच्चों में कंपैरेटिवली जो बीटा एगोनिस्ट का रोल ज़्यादा होता है, बड़े बुजुर्गों में इप्राटोपियम ब्रोमाइड या एंटीकोलिनर्जिक्स का रोल ज़्यादा होता है, उनके रिसेप्टर्स इसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए ये ज़्यादातर अडल्ट ऑनसेट या एल्डरली पेशेंट्स की या ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। इसको भी अलग अलग कॉम्बिनेशन में अवेलेबल होता है, खासकर शॉर्ट एक्टिंग जो बीटा एगोनिस्ट है उसके साथ कॉम्बिनेशन में काफ़ी बार अवेलेबल होता है। ये भी अस्थमा के अटैक्स में यूज़ होता है। इसी तरह से आता है लुकोट्राइन मॉडिफायर्स। ये भी बेसिकली केमिकल्स होता है जो नलियों में मौजूद इन्फ्लेमेशन और नलियों के सिकुड़ने के चांसेस को कम करता है। ये भी अलग अलग पेशेंट्स में, खासकर एलर्जी इंड्यूस अस्थमा में यूज़ किया जाता है, जहाँ पे किसी एलर्जिक रिस्पॉन्स की वजह से ये लोगों को नलियाँ सिकुड़ती हैं, अस्थमा का अटैक आता है। इसमें मोंटेलुकास्ट और ज़ेफिरलुकास्ट आता है। ये इनहेलर्स भी आपके
अस्थमा के अटैक्स के चांसेस को कम करते हैं, लंबे ड्यूरेशन तक एक्ट करते हैं, दिन में 1 से 2 बार इनको लेना पड़ता है। इसके अलावा आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। ये भी बेसिकली एक तरह का इनहेलर है जो नलियों के मौजूद सूजन को, जो कि मास्ट सेल्स की वजह से आता है, उसकी रोकथाम के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर आपको क्विक रिलीफ भी देता है और लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ज़्यादातर ये एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा और एलर्जिक एस्थमा में यूज़ किया जाता है। इसमें निडोक्रोमिल और क्रोमोलिन ये 2 केमिकल्स आते हैं, ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। ये सारे इनहेलर्स जो है अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, अलग अलग पेशेंट्स में बार बार यूज़ किए जा सकते हैं। मल्टीपल पेशेंट्स में अलग अलग तरह के इनहेलर्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसलिए ये समझना गलती है कि मेरे पेशेंट को अस्थमा का इनहेलर चालू रहा फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या मेरे पेशेंट को 3 तरह के इनहेलर क्यों दिए हैं, दूसरे को तो एक ही दिया है। तो वैसा सोचना गलत है, क्योंकि हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर को अलग तरह का इनहेलर यूज़ किया जाता है, सबके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स के पैटर्न अलग होते हैं, इसलिए सारे को समझना और उनके बेसिक डिफरेंस को समझना आवश्यक है। आज के टॉपिक में हमने बात करी अस्थमा के इनहेलर्स के टाइप्स के बारे में, अस्थमा के इनहेलर्स के इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स पर हमने एक सेपरेट वीडियो किया है, वो भी आप हमारे चैनल पर चेकआउट करिए। अस्थमा के कितने टाइप्स होते हैं उस पर भी हमने वीडियो किया है, वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।